दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति से अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो व्यक्ति आपसे ज़मीन बेच रहा है, ठीक है, उसका नाम वाकई में जो है उसी का ज़मीन है या नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको किसी भी स्टेट में आप हैं तो उस स्टेट का जो है एक भू अभिलेख होता है, ठीक है। तो भू अभिलेख में जाकर आप वहाँ पे अपनी मोबाइल ही यूज कर सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद आप जो है उस व्यक्ति का ज़मीन खसरा नंबर और रकबा तो देगा ही, तो उस ज़मीन का रकबा और खसरा नंबर को देखकर उसको उसके अनुसार आप जो है वहाँ पे सर्च मार कर वहाँ पे एक बार चेक कर लें, ताकि उन्हीं के नाम से ये ज़मीन है या किसी और के नाम से है, उसके पिताजी के नाम पर ज़मीन है या फिर उसके माता के नाम पर ज़मीन है, उसको आप बिल्कुल चेक कर लें। चेक करने के बाद ही जो है आप उस ज़मीन को सौदा तय कर सकते हैं। और एक चीज़ें और भी चेक कर लें कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उस ज़मीन का रेट क्या है। तो इससे आपको जो है आंकड़ा ये पता चल जाएगा कि उस ज़मीन का रेट आप कितना तक आप जो है उसको दे सकते हैं या कितना तक वो ज़मीन जा सकता है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर जो है आप उस ज़मीन का सौदा भी तय कर सकते हैं। और ज़मीन लेने से पहले आप उनसे डॉक्यूमेंट्स को मांग लें ज़रूर, कि जो केवाला होता है, जिसे सेल डीड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, रजिस्ट्री कॉपी जो बोलते हैं। तो उस रजिस्ट्री को भी आप देख लें कि उस रजिस्ट्री कॉपी में किसके नाम पर ज़मीन है और उसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं वो भी देख लें। क्या वही खाली हिस्सेदार है या कोई और भाई लोग भी उसमें हिस्सेदार हैं? अगर उनके भाई लोग भी हिस्सेदार हैं तो सभी लोगों के माध्यम से ही जो है वो ज़मीन को आप डील कर पाएंगे। यानी कि उनके अगर एक व्यक्ति सौदा कर रहा है उस ज़मीन को, तो उस जगह पे क्या होगा कि बाकी भाई लोग जो भी हैं उन लोगों का भी जो है वहाँ पे सहमति पत्र लेना बहुत ही ज़रूरी या अनिवार्य होता है, ठीक है। और जिस दिन आपका रजिस्ट्री होगा इस प्रकार का ज़मीन, तो उस ज़मीन जो है वहाँ पर उन लोग को भी जाना पड़ेगा। यानी कि उनके भाई लोग का नाम भी अगर उस रजिस्ट्री में है, तो जितने लोगों का वहाँ पे ज़मीन का हिस्सेदार हैं उन सभी लोग को जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। और सभी लोग वहाँ पे जो साइन इन करेंगे रजिस्ट्री के दिन, और ख़रीदने के टाइम में आपका ही नाम रहेगा। अगर आपके नाम अकेले के नाम पे ले रहे हैं तो आपका ही रहेगा, और दो व्यक्ति अगर आप और आपके वाइफ के नाम पे लेना चाह रहे हैं, जॉइंट में लेना चाह रहे हैं, तो दोनों का नाम वहाँ भी होना आपको, आप दोनों, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना पड़ेगा। और वो जो लोग ज़मीन बेच रहे हैं उन लोग, मान लीजिए कि 3 भाई हैं, तो तीनों भाई को वहाँ पे जाना पड़ेगा और उन लोग भी साइन करेंगे और आप दोनों भी जाकर वहाँ पे साइन करेंगे, तब जाके आपका रजिस्ट्री वहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि वंशावली के हिसाब से अगर परिवार बड़ा रहता है कहीं पर, कि किसी व्यक्ति का ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे परिवार उनका बड़ा है, तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, एक सहमति पत्र लेना पड़ेगा। यानी कि बाकी भले ही जो है उनके नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है, लेकिन उस जगह पे क्या होगा, सहमति पत्र एक तो जरूर बनवा लें। कई बार क्या होता है कि दादा पदार का ज़मीन रहता है, उसमें बंटवारा तो हो जाता है मौखिक तौर पर, लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि बंटवारा होने के बाद हिस्सा तो रहता है, लेकिन पूरा क्लियरली जो है वहाँ पे उनका उन्हीं के नाम पे जो है ज़मीन केवाला नहीं रहता है, सेल डीड उनके नाम पर जो है नहीं दिखता है, जमाबंदी उनके नाम से दिखाई नहीं देता है। ऐसे मामले में सहमति पत्र तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही अनिवार्य चीज़ें होता है। सहमति पत्र कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से सहमति पत्र बनाया जाता है और सहमति पत्र का महत्व क्या होता है, वो सब चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने भी इस टाइप का जो है प्रॉब्लम आ गया था, बिना सहमति के माध्यम से एक ज़मीन खरीद लिया गया था 12 साल पहले, लेकिन वो चीज़ें अब 12 साल के बाद वहाँ पे अड़ंगा फंसा दिया गया था, ताकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खर्च भी करना पड़ा। क्योंकि हमने क्या किया कि हम लोग क्या किए थे, वहाँ पे जो है उस एरिया में
जिन व्यक्ति से हम लोग ज़मीन खरीदे उस एरिया में जो है हम लोग एक कॉलोनी बनाए थे, ठीक है। खाली सिर्फ उन्हीं का खाली ज़मीन नहीं था, और लोगों का भी जो है ज़मीन हम लोग खरीदे थे, ठीक है। और उसमें जो है कॉलोनी बनाए। कॉलोनी बनाने के बाद जो है क्या हुआ कि उसमें जो है विवादित आ गया, ठीक है। किसी व्यक्ति ने जाकर जो है कंप्लेन कर दिया, जिसमें जो है उनका सहमति पत्र वहाँ पर नहीं था। तो उस समय जो है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जो है मशक्कत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई, क्योंकि जब उस कॉलोनी का प्लॉट जब बेचने के समय कुछ काफ़ी ज़्यादा हम लोग कॉलोनी का प्लॉट बेच चुके थे, लेकिन बेचने के बाद भी जो है जब बाद में वो उन्होंने कंप्लेन कर दिया, तो उस समय क्या होगा कि रजिस्ट्री होने में रोक लग गई। तो जब भी हम लोग सौदा करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है वो वहाँ पर रोक लग गया, ठीक है। हम लोग बेच नहीं सक रहे थे उस प्लॉट को, मैंने कि वहाँ पे जो हम लोग टुकड़ा प्लॉट काट कर जो बेच रहे थे उसको जो है बेचना हमारा रोक लग गया। तो ऐसे मामले में जो हमें उसका सहमति पत्र हमको खोज कर जो है बहुत मुश्किल से उसको जो है बनवाना भी पड़ा। तो वो बनवाने के बाद ही जो है बाद में फिर वो क्लियर हुआ। तो क्लियर कराने में हमको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है नुकसान भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ा, तब जाके वो क्लियर हुआ। तो तब हम उसको उस प्लॉट को ज़मीन को हम लोग बेच पाए। तो इस टाइप का जो बहुत सारे समस्या आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए जो है आप लोग को ध्यान से रहकर समझ कर जो है पूरी ज़मीन जब भी खरीदते हैं सौदा करते हैं तो सही से चेक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, भली भांति चेक करने के बाद ही जो है अब सोच समझ कर ही ज़मीन को खरीदना बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य होता है। दोस्तों आज इतने बोलते हैं, इतने बोलकर दोस्तों आज के लिए इतने ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।